भगवान ने इन 800 करोड़ में एक सिंगल पीस बनाया। हाँ। ऐसा ना भूतो न भविष्यति, दूसरा पीस ऐसा नहीं बनेगा। वो है नरेंद्र मोदी। हमारे पास भी अप्रोच हुआ, बड़ा अच्छा अमाउंट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वो भी मिला, हल्की धमकी भी मिली। हल्की मतलब आप समझ सकते हैं कैसी। फिर मिताली बाग है, उसका घर भंगचूर कर दिया गया। उसकी मौसी को बाल पकड़, उसकी माँ का देहांत हो गया तो उसकी मौसी जो है वो उनको रहती है, बाल पकड़ करके किया गया, घर भर तोड़ा, वो डर गई। कुछ को 5 करोड़ मिले, मैं आपको बता दूंगा। कुछ को 50 लाख में निपटा दिया गया। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या बार्गेनिंग होनी चाहिए। तीसरे कुछ लोगों ने कहा साहब हमें 10 लाख रुपए महीने का किस्त बांध दो। बीजेपी सब मान गई। 6 ऐसे हैं जो माने नहीं तो उनको डराया गया, धमकाया। बापी हलदार, उसका घर जो है ना सिर्फ उसका स्केलेटन रह गया, क्या बोलते हैं, ढांचा रह गया। सब कुछ तोड़ ताड़ के, फाइल फुल फाड़ के, घर ऑफिस का तब सर्वनाश कर दिया। मेरे साथ बीजेपी के लोग हैं, वहां गए, आपके 4 थप्पड़ दिया। बच्चे हैं, खींचा, उनको नीचे पकड़ करके मारा, गिरा दिया, हालत खराब। ये एक्चुअल फैक्ट है। जब ये शासन में है तो अंग्रेजों की तरह क्रूर है, और जब ये शासन से बाहर है तो इनसे बड़ा डरपोक नहीं है, माफीनामे मांगते हैं। गद्दारों के साथ जा रहे हो जिनके कारण से मुझे पैर में ये गोली लगी, मैं 6 बार जेल गया और 150 कोड़े। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। मेरे घर का नाम पप्पू है। मेरे साथ इतना स्पष्ट वक्ता और दिलेर पप्पू बैठा है, गप्पू नहीं बैठा। पप्पू, क्या अभी भी आपको भरोसा है? आपको भरोसा है कि कानून के हिसाब से काम होगा? जिस कंप्लेन पर मीनाक्षी नटराजन की कल जो है नामांकन रद्द हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया, आज की ताजा खबर आपको बताएं। तेलंगाना की जिस कोर्ट में वो एप्लीकेशन थी, प्राइवेट कंप्लेन, उस अदालत ने कहा है कि हम इसको सुनने के लिए हमारे पास अधिकार ही नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब जिस शिकायत को रिजेक्ट कर दिया अदालत ने, उस शिकायत के आधार पर नामांकन रद्द हो गया। ये तो 9 को 19 गिन देंगे। अगर 9 को 19 कहे, 1 को 2 बार गिने, तो क्या करोगे आप बताओ? आप क्या बोलेंगे? 1 को 2 बार गिनेंगे तो आप मुझे इसमें आश्चर्य है कि हंसने लगा। हमारा लोकतंत्र हंसी का पात्र बन गया है। हमारा लोकतंत्र मेलोडी हो गया है। आप मेलोडी मतलब जानते हैं? गाना बजाना, मेलोडी बहुत सुंदर तान है आपकी, सुर है आपका। हमारा देश मेलोडी हो गया है। हमारा देश हवाई जहाज होकर के ऐसे हाथ में बड़ा मिलता है, खी खे खे करता है, डॉट ब्लू करता है। क्या कहेंगे, ये देश की हालत है। और हमको तो ये लगता है आशीष जी, यदि देश से घुसपैठियों की राजनीति बंद हो जाएगी। अभी तक तो एक भी नहीं बताया, अमित शाह जी बहुत चिल्ला रहे थे। घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तो इस देश में तो सत्ता का कोई रह ही नहीं जाएगा। बीजेपी वाले के पास मुद्दा क्या होगा? कभी उनके मुंह से शिक्षा सुनी है? कभी उन्होंने बोला 1 लाख प्राइमरी स्कूल जो बंद हो गए, टूट गए, खत्म हो गए, उस विषय पर क्या करेंगे? 2047 की बात आप कर रहे हैं, जो मैंने सुना 2060 कहीं उन्होंने बोला। ये बच्चे जो 4-5 साल के टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में है, जो बचे हुए हैं, ये बड़े होकर 27, 28, 30 साल के होंगे। चलो अच्छा है, बीजेपी के लोगों के पास पैसा है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वही नौकरियां कर रहे हैं। बहुत मंत्री हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ करके आ गए हैं। कुछ जो हार गई हैं उनके बच्चे भी पढ़ के बाहर गए, तो गोवा में बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बीफ का चक्कर भी चलता है, ये बीफ पे भी माहिर हैं। तो ये बीजेपी का होगा क्या? क्योंकि शिक्षा पे ये बात करते नहीं। अगर ये सारा खत्म हो गया जो मैंने आपको बताया, शिक्षा पे बात करते नहीं, महंगाई पे ये बात करते नहीं, डीजल पेट्रोल। और मैं तो आपका चैनल देखता रहता हूँ साहब, इसको आप जरा नाम बदलिए थोड़ा सा, मेरा सुझाव है, इसको कीजिए मिसाइल लॉन्चर। और जैसा मिसाइल आप बैठ करके और भाऊ और हेमंत जी करते हैं ना, जबरदस्त मजा आता है। हमको लगता है कि हमको रोज इसमें बैठना चाहिए। मतलब और आप एक बोल दो, आज सवेरे 3 बजे हमारे घर का ताला टूट जाए, आप यही चाह रहे हो? वैसे प्रयास जरूर हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, प्रयास हुआ होगा, आपको संभवतः नोटिस जरूर मिली होगी। लेकिन ये अभिषेक के साथ हुआ क्या, आप बताइए? आपने जो बात रखी है, 3 बजे उसके घर में पहुंच गए, डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाया गया, वेट कराया गया उनको, मतलब कि तैयारी से नहीं आए थे, वहां आए, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले को बुलाया गया, वो 5 बजे आया। उससे कहा गया सारे ताले तोड़ो जितने भी ताले लगे हुए। तो घर में ताला क्या, अलमारी आजकल होता है या दराज में होता है? आजकल कौन अलमारी में ताला लगाता है? तो दीवार में ही लकड़ी का पूरा बन जाता है अलमारी। सब तोड़ ताड़ के खोल खाल के देख लिया,
नतीजा ठन ठन गोपाल, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मिला कुछ नहीं। दीदी के यहाँ किया, दीदी के यहाँ नील हो गया, सीआईडी चला गया जब वो दिल्ली में थी यहाँ पर। बताइए तो किसी महिला के यहाँ, छोड़िए मैं कहता हूं मुख्यमंत्री 3 बार किए, हटा दिए, किसी महिला के यहाँ आप पहुंच जाएं, अकेली महिला है, वो घर पर नहीं है, आप उसके घर में आ गए, आपने सब कुछ तोड़ दिया, आपको कुछ नहीं मिला। देखिए इसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो ये कुछ ना कुछ निकालना चाह रहे हैं, दूसरा ये उनको, इन दोनों के घर जो टॉप हैं दोनों हमारे टीएमसी के, इनको दिखा रहे हैं लोगों को, जो लोग मान नहीं रहे, कि बच्चे तेरे घर आएंगे, अब हम तेरे घर आएंगे, देख ले, तेरे ममता को नहीं छोड़ा, तेरे अभिषेक को नहीं छोड़ा, तू क्या बचा। तो हमने भी कहा आ जाओ, ले ली हमारी पुलिस, ले लो, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं बाबू, डरने वाले नहीं है, तू ठोकेगा तो हम भी ठोकेंगे, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से विश्वास करते हैं। अरे एक ही बार तो जीना है और एक ही बार मरना है साहब, उसके बाद क्या हिसाब होता है किसको मालूम। तो हम नहीं डरते, हमने जिंदगी में किसी के साथ गद्दारी नहीं की, मैं बेवफा नहीं हूं। जिन्होंने मुझे खड़ा किया, जब बीजेपी के ये लोग जो बड़ा बोलते रहते हैं 3-3 पार्टी बदला है, मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, मुझे बीजेपी से निकाला गया था। क्यों? क्योंकि मैंने डीडीसीए में 400 करोड़ का घोटाले को उजागर किया था। पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा, इंक्वायरी बैठी, 398 करोड़ का निकला। गलती हो गई मुझसे, मैंने 400 करोड़ बोला। 398 करोड़ का। जस्टिस विक्रमजीत सेन, हाई कोर्ट में मैं गया, वहां मैंने खुद आर्ग्यूमेंट किया, मैंने वकील नहीं रखा, खुद आर्ग्यूमेंट किया अंग्रेजी में। उन्होंने जस्टिस विक्रमजीत सेन को बिठाया, उसने भी वही रिपोर्ट दी। मेरे सीनियर प्लेयर्स बिशन सिंह बेदी, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल जैसे सरीखे प्लेयर, वो कहीं कीर्ति तब भ्रष्टाचार हो रहा है, तुम तो एमपी बन गए, कुछ करो। और मैं गया, मैंने इस बात को नरेंद्र मोदी जी से कहा जब वो बन गया, मैंने कहा नरेंद्र भाई आप तो ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कागज है। उन्होंने कहा अरे उससे मिल लो, अमित से। मैं अमित शाह के पास चला, उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं, मुझे बताते हैं उस समय में शायद वो दरिया बिछाते थे या माला लेकर के जाते थे। आज है पोस्ट पर, ठीक है, मेहनत करके आए, वो बात दूसरी है कि तड़ी पार कहलाते हैं, लेकिन मेहनत से आए हैं। कुछ तगमे लग जाते हैं तो वो लग जाते हैं, वो तो हट नहीं सकते ना। अगर मैं 83 का वर्ल्ड कप विनर हूं तो हूं, एमपी रहूं या ना रहूं। तो मैं अमित शाह जी के पास आ गया, और नरेंद्र भाई से मेरा बड़ा अच्छा था। 6 लोग सिर्फ बीजेपी के थे जो देश भर में घूमते थे, बीजेपी के हाथ कोई आता नहीं था, कोई मिलता नहीं था। उसमें अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा और मैं। सुषमा स्वराज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रहती थी। प्रमोद महाजन गोवा, महाराष्ट्र में रहते थे। वेंकैया जी आंध्र प्रदेश में थे। जना कृष्ण मृत्यु दक्षिण में थे। कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश से टाइम नहीं मिलता था। राजनाथ जी उतना घूमते नहीं थे। तो ये थे, हम लोग को जानते थे, क्रिकेट खेले हुए थे। तो नरेंद्र भाई आते थे मिलने के लिए और हम लोग जाते थे इलेक्शंस में। बहुत उपयोग किया इन लोगों ने मेरा। तब मैं उस समय गया अमित शाह जी के पास, मैंने कहा देखिए मेरी आपसे जान पहचान उतनी नहीं है, लेकिन अरुण जेटली का घोटाला। तो उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा इस मेरे कागज है मेरे पास, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टांग दीजिएगा जहां बीजेपी का झंडा टंगता है, अन्यथा इस पर जांच करवा दीजिए। अच्छा मैं बुलाता हूं, देखता हूं। मैंने कहा ये बाहर प्रेस खड़ी हुई, उनको तो बोल दीजिए कि कीर्ति आजाद ने कुछ कागज दिए हैं तो इसकी जांच कराऊंगा। नहीं वो तो नहीं कह सकता। तो मैंने कहा फिर आप क्या कह सकते हैं? मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कर दीजिए, मेरी इज्जत वहां भी बच जाएगी, आप बेशक जांच करिए ना करिए, पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने कहा बहुत प्रलोभन मुझे मिला, मंत्रालय के लिए कहा गया कि आपको मंत्रालय भी मिलेगा। मैंने कहा मैं तो फक्कड़ हूं, मेरे बाबा ऊपर से पिताजी देख रहे होंगे तो बड़ा मुझे श्राप देंगे। मैं तो यहाँ जब हारता हूं तो किराए के घर पे रहता हूँ, मेरे पास अपना नहीं है, कॉर्पोरेटर के पास बड़े बड़े घर हैं। तो मुझे उन्होंने कहा एक क्या दो दो घर हो जाएंगे, समझे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं तो नहीं, एमपी नहीं रहे तो नहीं रहे। 83 वर्ल्ड कप के विनर तो है, 25 जून को है हमारा सेलिब्रेशन, पूरी टीम मिल रही है। तो मैं छोड़ दिया, मुझे निकाल दिया इन्होंने। कांग्रेस में गया, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे दरभंगा से सीट देंगे, दरभंगा से नहीं दिया मुझे। दीदी को मैं 1984 से जानता हूं, जब वो पहली बार बनी थी, पापा कैबिनेट मिनिस्टर थे तब भी, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने कहा था इस लड़की में आगे देखना, ये आगे कुछ करेगी। फिर 91 में वो आई, मिनिस्टर बनी, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, तो उनसे जान पहचान फिर बीच में छूट गया। 99 में इनको मिला जब ये रेलवे मिनिस्टर थी और मैं एमपी बना था 1999 में। तब इन्होंने मुझे डांटा, अरे तुम क्या करता है, तुम मिला नहीं बड़ो दीदी से, हमको बड़ा दीदी बोलता, मतलब ऐसे अपनापन।
और 99 से लेके 2011 तक बड़ी बहन छोटे भाई का रिश्ता बना रहा, भाई पोटा जिसको भाई दूज बोलते हैं, ये हमको हर साल करते थे। तो इनको जब ये सब पता लगा तो पूनम को बहुत मानती थी। पूनम को फोन किया, पूनम कीर्ति कहाँ है, क्या करता है, बोलो उसको हमसे मिलेगा, हम उसको आगे उसका करियर बढ़ाएगा, हमको अच्छा नहीं लगता है, उसमें इतना टैलेंट है बैठा हुआ है। लेके गई, अब ले कह रहे हैं कि टीएमसी का क्या होगा, टीएमसी तो खत्म हो गई। कुछ नहीं होगा, जिसको खड़ा करेगी ममता बनर्जी वही जीतेगा। मुझे बंगाली तो अब मैं सीख गया हूं, 20-25%, 50% होने वाला है। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे ले जाके बर्धमान दुर्गापुर से जिता दिया। उन्होंने बनाई, उन्होंने खड़ी की, ये सब उन्हीं के हैं। मुझे दुख होता है आशीष जी कि ये लोग जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। ये तो उनके साथ के थे, उनके हरदम में थे, 4-4 बार एमपी बने, इनके क्षेत्र में घोटाले होते रहे, ये देखते रहे, क्या इनका भी हाथ था? बहुतों लोगों का नाम भी आ रहा है, अलग से मैं आपको बताऊंगा, इस पर नहीं बता सकता, बताऊंगा किसके किसके क्या केस हैं, किसको कितना पैसा दिया गया, क्योंकि मेरे पास खबर है, मैं बीजेपी में रहा, वहां बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। ये लोग, ये मूंग और मसूर की दाल, जब वक्त खराब आए तो तुम सबसे पहले भाग गए। सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच, कमाल है। कैसे हैं ये लोग, और इनकी सदस्यता नहीं रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र में भी लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे और कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब महामहिम लोग आएंगे, 75 लोग तो गए हुए बैडमिंटन खेलने ना। आपने तो अच्छा मिसाइल लॉन्च किया था मैं देख रहा था कल या परसों की बात है, बड़ा अच्छा मिसाइल डाला आपने, सच में। आप तो ब्रह्मोस से भी बढ़ करके मार रहे हैं, और साथ में भाऊ आते हैं वो भी ठोकते हैं, और हेमंत जी तो बढ़िया, उनके पास में फैक्ट्स एंड फिगर होता है। वेरी गुड टीम, परफेक्ट टीम है, वर्ल्ड कप जीतेंगे आप। नहीं नहीं, हमको तो लोकतंत्र बचाना जितना है, मतलब आप समझिए कि जो आप सुना रहे थे इसलिए मैं सुनता गया कि भावुक वाकई कई बार राजनीति इतनी निष्ठुर हो गई है। इस निष्ठुर राजनीति के दौर में भी कुछ प्रसंग सुन करके भीतर से हम लोग बहुत इमोशनल आदमी हैं और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इमोशनल लोग हैं। सुन करके कि उस महिला ने, जिसने, और हमेशा मैं तो कहता हूं, जिसने उंगली पकड़ करके, और आज भी पूरे दिन नहीं आए हैं, आज भी 40-41% जिसका वोट है, 28-29% वोट पर सरकारें बना करती थी पहले, आज 41% वाले को आप कह रहे हो खत्म हो गई है? नहीं, आपको बताता हूं, मेरे टीएमसी के आए हैं 2,60,00,000 वोट, हाँ, बीजेपी को आए हैं 2,90,00,000 वोट, हाँ, 30 लाख वोट का अंतर है। 27 लाख वोट एजुकेशन के लिए गए, जो हम्म, जेन्युइन वोटर है। 7 लाख वोट रात के अंधेरे में, जब डेट एक्सपायर कर गया था जमा करने का, उसके बाद 7 लाख जोड़ दिए, यानी 34 लाख जोड़ दिए। 91 लाख टोटल आपने काटे, और ये बोल रहे हैं कि कोई आया नहीं, बात करने नहीं आया। कहां से आएगा? गांव देहात में वाईफाई लगाया तुमने? वाईफाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना है ना, वो कहां जानेगा, क्या जानेगा? सुबह जो मेहनत मजदूरी करने जाता है और शाम को वापस आता है, नौकरी तो तुमने दी नहीं। 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा था, वो सुबह से शाम जाता है, वो कहां वाईफाई पे तुम्हारे ऑनलाइन कैसे करेगा? ऑनलाइन है भी तो मुझे बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग आनंद ले रहे हैं? सबका स्लो चलता है डाटा, बहुत कम लोग हैं जिनका 5G डाटा चलता है। बस सबका छोड़ दीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं इंटरव्यू के बीच में 30 सेकंड में। अभी जनगणना हो रही है, जनगणना में आया था कि ऑनलाइन, आप पहले ऑनलाइन में फीड कर दीजिए, आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। मैं दिन भर डिबेट करता हूं इंटरनेट पर, वाईफाई में, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि वाईफाई रखना पड़ता है मजबूत। उसके बावजूद हम नहीं भर पाए, हमारी पत्नी भरती रह गई, बार बार फेल होता रह गया, मैं ही 4 बार बोला, लग रहा तुम ही नहीं भर पा रही हो, लाओ मुझे दिखाओ, मुझे लगा मैं ज्यादा काबिल हूँ। मैं भी नहीं भर पाया, काबिलियत मैं भी नहीं नहीं भर थी। पाया। हाँ? इनके डिजिटल इंडिया, सब नकली इंडिया बना दिए, असली को डिजिटल बताएंगे। लेकिन मैं कुछ सवाल मेरे हैं बहुत कंक्रीट, मतलब सीधा सा। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता पीठ के कारण। बस हाँ हाँ, मैं बस हम कंक्लूड ही करेंगे। एक सबसे बड़ी बात कि ये आखिर ऑपरेशन चलाने में कौन कौन से लोग शामिल हैं। आज मीडिया में एक नाम बड़ा छप रहा है, आंध्र प्रदेश के सांसद रमेश का। हाँ, सीएम रमेश, कहा जा, निशिकांत हाँ दुबे, भूपेंद्र हाँ यादव, और सबको हाँ, मॉनिटर कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, हमारे पास भी अप्रोच हुआ, बड़ा अच्छा अमाउंट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वो भी मिला, हल्की धमकी भी मिली। हल्की मतलब आप समझ सकते हैं कैसी। मेरे घर से होमगार्ड रिमूव कर दिया गया, जो होमगार्ड मुझे लोकल वहां मिला था, और मेरे पीएसओस जो थे वो भी रिमूव कर दिए मैंने। अब मेरा घर बिल्कुल खाली है,
मतलब निमंत्रण है, आइए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहेंगे पब्लिक, और वो आके तोड़फोड़ करेंगे। उसका बनेगा कि देखो कीर्ति आजाद के विरोध के खिलाफ विरोध है, मैंने तो कोई चोरी की नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। मेरे ही बिल्कुल बगल में सामने रहते हैं एसएस आलूवालिया साहब, जो 2024 का इलेक्शन हार गए। ठीक, पहले वो आसनसोल दुर्गापुर से थे, फिर उनको यहां से हटा दिया गया क्योंकि लोगों में नाराजगी थी, तो वो चले गए आसनसोल लड़ने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। वहां वो हार गए, 2 साल से हारे हुए हैं। उन्होंने घर खाली नहीं किया, उनके पास सीआईएसएफ है, उनके पास होमगार्ड है, उनके पास लोकल पुलिस है, एक्स एमपी है वो, उनके पास है। लेकिन मैं एमपी 4 बार का, 1 बार एमएलए, मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, गजब। हम भी लड़ेंगे। नंबर कितने हैं आज की तारीख में? क्योंकि मुझे डाउट है, आप लोग के पास एग्जैक्ट फिगर होगा, मुझे डाउट है, मुझे लगता है कि 13-14 से ऊपर नहीं है। नंबर कितने हैं? क्योंकि जो जो दस्तखत कल मीडिया में फैलाया गया, मैं फैलाया गया कह रहा हूं, अभी भी नहीं मानता हूं कि वो बिरला के पास है। होता बिरला के पास 19 होते तो ये कब का, अब तक तो ममता बनर्जी की कुर्सी उसी छीन लिए होते सब, अगर 19 होते तो। आप कल्पना करो 18 मई को 19 सांसदों का 2/3 सांसदों की चिट्ठी पहुंच जाए 18 मई को, और ओम बिरला अब तक तो नो एस एस करके कितनी चिट्ठी जारी हो गई होती, अब तक उनकी अलग कुर्सी व्यवस्था हो गई होती सब। कितने सांसद हैं? क्योंकि 8 के बाद 14 आया है, आपने भी देखा होगा, 8 के बाद 14 नहीं, उसके बाद उन्होंने बीच में और वो नाम भी दिए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से एक मिसिंग है, 13 नंबर मिसिंग है या 12 नंबर मिसिंग है। क्या है कि 1 से 8 जो 12 लोग मिले थे पहले दिन भूपेंद्र यादव के यहाँ, उसमें सुखेंदु शेखर 13वें थे, वो राज्यसभा के थे। 12 लोग थे। शाम को शुभेंदु गुलदस्ता लेकर के शताब्दी रॉय के यहाँ गया था, गुलदस्ता लेकर के। आप देखा, सारा विजुअल है, मतलब ऐसा। तो ये तो मालूम है कि ऑपरेशन लोटस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे एक इंक में जो एक पर्चा आया है, उसमें 1 से 8 लाइट ब्लू इंक में सबने साइन किया है। कुछ एक नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे, मैं जेन्युइन मार रहा हूं सर। दूसरा आया 14 से 18, 19, उसमें 3 मुसलमान सांसद एक साथ में है। फिर मिताली बाग है, जिसने मुझे एक दिन पहले ये दिखाया था कि मैं तो यहाँ बाग में हूं, खेत में हूं, मैं तो नहीं आ रही, दीदी मेरी माँ है, उसका साइन है। उसका घर भंगचूर कर दिया गया, उसकी मौसी को बाल पकड़, उसकी माँ का देहांत हो गया तो उसकी मौसी जो है वो उनको रहती है, बाल पकड़ करके किया गया, घर भर तोड़ा, वो डर गई। और उसके बाद माला रॉय का है, जिसका सिग्नेचर अलग कलर, अलग उसमें इंक में, 4 एकदम काले, ये काले में है एकदम, 6 नंबर काले में, 4 एमपी काले में, वो उसमें 2 ने अलग अलग साइन किया है। और सब उसको बुलाया गया, पठानकोट, यूसुफ पठानकोट, 3 दिन पहले। साइन ये कह रहे हैं 18 को हमने कर दिए। तो एक पेज पे करते ना, ये अलग अलग कैसे पेज आ रहे हैं, अलग अलग कलर कैसे आ रहा है, सेपरेट कैसे आ रहा है? इसको इकट्ठा किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है। जो लोग पैसा लेकर मान गए वो तो हो गया, कुछ को 5 करोड़ मिले, मैं आपको बता दूंगा, कुछ को 50 लाख में निपटा दिया गया, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या बार्गेनिंग होनी चाहिए। तीसरे कुछ लोगों ने कहा साहब हमें 10 लाख रुपए महीने का किस्त बांध दो, बीजेपी सब मान गई। 6 ऐसे हैं जो माने नहीं, तो उनको डराया गया, धमकाया। बापी हलदार, उसका घर जो है ना, सिर्फ उसका स्केलेटन रह गया, क्या बोलते हैं, ढांचा रह गया, सब कुछ तोड़ ताड़ के, फाइल फुल फाड़ के, घर ऑफिस खत्म, सर्वनाश कर दिया। ये प्रकाश बारिक आपका खड़ा होकर के बोल रहा था, राज्यसभा वाला जिसने रेजिग्नेशन दिया है, वो निशिकांत दुबे के यहां था। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, मेरा छोटा भाई है, मेरे गांव से एमपी है, उसके यहां ये सब चल रहा है। तो जो आपने कहा ना, ये 3 है मुखिया, तो अभी अमित शाह है, अभी तो पावर कहते हैं, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब ये अंधे हो चुके हैं पावर के साथ। अभिषेक बैनर्जी के यहाँ चले जाना, पुलिस भेज देना, सीआईडी के लोग प्लेन क्लोज में जाते हैं बीजेपी के लोगों के साथ, घरों में जाके आपके घर पहुंच गए हम, आप टीएमसी के एमपी हैं, मैं मान लीजिए बीजेपी का हूं या सीआईडी हूं, मेरे साथ बीजेपी के लोग हैं, वहां गए, आपके 4 थप्पड़ दिया, बच्चे अच्छे हैं, खींचा, उनको नीचे पकड़ करके मारा, गिरा दिया, हालत खराब। ये एक्चुअल फैक्ट है।
और जब लोकल गए कि यार तुम ये लोग ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं जा रहे, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। लोगों ने वीडियो किया, सोशल मीडिया पर आया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। ये तो मिसाइल लॉन्चर, न्यूज लॉन्चर ही दिखा रहा है। जो दिखा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, और मैं आपको सच में बहुत साधुवाद और आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। क्या बात है आपकी। तो आप ये समझे कि 6 MP डरा के लिए गए। शाहीन घेष पर भी कोई केस इन्होंने निकाला है, मुझे पता लगा है, वो मुझे पता लगेगा तो आपको बताऊंगा। शताब्दी रॉय पे केस लगे निकाला। काकोली दास्तीदार 5 लाख रुपए लेते पकड़ी गई। मैं तो बार बार बता रहा हूं, इन्होंने कहा हमें साफ चाहिए, करप्शन चाहिए। तो ये जो बैठे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी तो पहले टीएमसी में ही थे, टीएमसी में ही थे ना। 5 लाख रुपए लेते पकड़े गए थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे कहीं पब्लिक मीटिंग, ये है, वो बोला पैसा है, लाओ लाओ, कितना लाए हो, फिर कुछ यहाँ पे रखा, कुछ यहाँ पे रखा। शुभेंदु का था, 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तुरंत लग गई सीबीआई। वो फट से पलटा, कूदा। आपने कभी देखा है बंदर शिलाजीत खाता है, वो ऐसे कूद के जाता है ना, सामने खतरा देता है, फट नहीं वहीं से पलट जाता है। वो पलटता है बिना सहारे के, ये फट से पलटा और बीजेपी की गोदी में बैठ गया। और वो आज बात करता है मैं करप्शन मुक्त करूंगा। तुम्हारे करप्शन का क्या हुआ पहले ये बताओ, सीबीआई रिपोर्ट का उसका क्या हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा को 2014 सरकार बनने से पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे बीजेपी के। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो इसको जेल डालेंगे। आज जैसा आप बोलते हैं ना, उधार का सिंदूर अपने मांग में ले लिया बीजेपी ने। वहां देख लीजिए, आप वहां देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उसके बाद आप शिंदे का केस देख लीजिए 1500 करोड़ का। भाई किसका केस बचा हुआ ये मुझे बताइए, ऐसा कौन सा है। सबको तो इन्होंने तोड़ा। शिवसेना के कंधे पर बैठ के वैतरणी पार की महाराष्ट्र में, उसको खत्म कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस को शरद पवार इनके साथ में थे, उसको खत्म कर दिया। ऊपर आ जाइए, ऊपर से शुरू करते हैं। फारूक अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में थे, बेटे को समाप्त कर दिया। मुफ्ती वो जो वो थी, उसको कह दिया महबूबा मुफ्ती, उसको बोल दिया ये तो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, उसके साथ सरकार खड़ी कर दी है, जाके वहां बैठे रहे जब वोट ले रही थी। आपने देखा होगा, वो उसको समाप्त कर दिया। शिरोमणि अकाली दल को समाप्त कर दिया इन्होंने। दुष्यंत चौटाला को लिया, जेजेपी को, वो उसको समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार डीजीपी था, उसको कांस्टेबल बना दिया, मतलब अगर सीएम से उसको वो बना दिया, उसको समाप्त कर दिया। नवीन पटनायक शराफत से इनको सपोर्ट करता था, पहले एनडीए में था, उसको समाप्त कर दिया। जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक में खत्म कर दिया। तो जिसके साथ रहे उसको खत्म किया गया। तो अंग्रेजों की नीति है ना, तो अंग्रेजों के तो साथी थे ना, ये अंग्रेजों के साथी तो थे। जब ये जब ये पावर में होते हैं, जैसे अंग्रेज पावर में था, तो उससे बड़ा क्रूर कोई नहीं था। और जब अंग्रेजों ने इनके उसको पकड़ लिया सावरकर को, ये तो उनके पोते ने खुद कहा है, हाँ जी मर्सी पिटीशन लिखा है, तो उसने 23 मर्सी पिटीशन लिख दिए। यानी कि जब ये शासन में है तो अंग्रेजों की तरह क्रूर है, और जब ये शासन से बाहर है तो इनसे बड़ा डरपोक नहीं है, माफीनामे मांगते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो हमेशा कहता हूं, लोग कई बार कहते हैं कि देश में बहुत लोग, अभी कल हम चर्चा कर रहे थे तो चर्चा में बात आई कि दरअसल 10 साल तक लोग समझ ही नहीं पाए कि मोदी जी का विकल्प कौन है। मैं हमेशा कहता हूं कि 143 करोड़ में एक माइनस कर दीजिए नरेंद्र मोदी को, सब मोदी से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा साहसी हैं, सब साहसी। एक बात सुनिए, उतना एक बात डरपोक कौन है? एक बात, नरेंद्र मोदी जी की आप बात करें, देखिए भगवान ने बड़े स्पेसिमेन 8 मतलब कितने बनाए हैं, 800 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर हैं, ठीक है, हम 140 करोड़ हैं। भगवान ने इन 800 करोड़ में एक सिंगल पीस बनाया। ऐसा ना भूतो ना भविष्यति, दूसरा पीस ऐसा नहीं बनेगा। वो है नरेंद्र मोदी। नॉन बायोलॉजिकल हैं, विश्व गुरु हैं, 56 इंच का सीना है, मेलोडी खिलाते हैं, हा हा खी करते हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं, मित्रता दिखाते हैं, ट्रम्प से घबराते हैं, उससे आदेश लेते हैं। ईरान में अभी हमारा वो मर गए, एक नहीं इनका कुछ आया, लेकिन जिस समय केरला में हमारे 2 मरे थे नौसैनिक, तब इन्होंने पूछा था कि मनमोहन सिंह जी बताइए
बताइए आप कब जवाब देंगे? याद है ना आपको? सिंगल पीस है, खुद नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि डॉलर, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, इनकी उम्र को छूने वाला है। अभी तो सेंचुरी पार करने वाला है। क्रिकेट में हम लोग को बड़ी मुश्किल, सेंचुरी बनाना इतना आसान नहीं होता है। डॉलर सेंचुरी बना रहा है। सिंगल पीस है। पेट्रोल डीजल घूमेंगे 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में, घूमते हैं ना 8,500 करोड़ के, और हमें कहते हैं हवाई जहाज में मत घूमो, बचा कर रखो, सोना मत खरीदो। मतलब एक बात बताइए, 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को आप देते हैं, वो बेचारा जाता है कहीं डेली मजदूरी करता है, खाना खुना कुछ खाता है, बचा लेता होगा कुछ, या तो कुछ बियर की बोतलें, खाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, शीशे की बोतलें, कुछ प्लास्टिक ले करके जाता होगा, उसको बेचता होगा, और फिर सोनार के पास जाता होगा, कहता होगा भैया थोड़ा सा दे दो, चूरा ही दे दो सोने का, नहीं तो ऐसा यार थोड़ा सा घिस दो बस, यही सोना खरीदेगा। जीडीपी 7.7, 1% लोगों के देश में 40% संपत्ति है, 5% लोग भारत के में 65% है। तो जीडीपी जीडीपी जो करते हैं, जीडीपी बढ़ी किसकी? स्कूल तो आपने तोड़ के खत्म कर दिए, किसकी बढ़ी जीडीपी? आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, चौथी अर्थव्यवस्था नहीं, अब छठी हो गई है इस संकट के बाद। है कोई बोलने वाला? है कोई दिखाने वाला? गोदी गोदी गोदी, गोदी में बैठो, पट्टा लगा के रखो। ये नरेंद्र मोदी के लिए अदम गोंडवी ने लिखा था। तब नरेंद्र मोदी जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी अदम गोंडवी जान गए थे कि नरेंद्र मोदी आएगा, तो उसी समय लिख दिया था तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है। तभी लिख दिया था तुम्हारी फाइलों में, खाली इस फाइलों में मौसम गुलाबी है। लेकिन मैं दो सवाल बच गया, बहुत टाइम में आपकी सेहत की स्थिति में बता दूं, बहुत अच्छी सेहत नहीं है जो है बैठने की नहीं, स्थिति आपके में। साथ तो उत्साहित हो गया हूं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, एक पूरा नरेशन, बीजेपी के नरेशन को ही एक्सपोज करना सबसे बड़ा मिशन मैं मानता हूं। हम तो पाखंड नहीं करते, जो हम हैं बोलते हैं इसके नरेशन को। एक हमेशा विलन चाहिए होता है। इस पूरे एपिसोड में विलन बनाया इन्होंने अभिषेक बनर्जी को। मेरा एक लाइन का सवाल है, अभिषेक हो सकता है थोड़ा एरोगेंट हो, क्योंकि अभिषेक ने ममता दीदी वाला संघर्ष नहीं किया, जमीन पर चप्पल घिसने का फर्क होता है, हो सकता है एरोगेंट हो। लेकिन उस अभिषेक बनर्जी को इतना बड़ा विलन बना दिया, वही अभिषेक बनर्जी क्या 2024 के चुनाव के बाद एरोगेंट हुआ? क्या एकाएक रात में सोया और सुबह उठा अभिषेक बनर्जी और एरोगेंट हो गया? 24 में जब भाजपा भाजपा 5-6 सीट के नुकसान में गई उसी बंगाल में, हाँ। भाजपा को बंगाल के लोगों ने भगा दिया, तब अभिषेक बनर्जी एरोगेंट नहीं था। रात में सोया, और नरेंद्र मोदी जैसे रात में सो के सुबह अविनाशी हो गए, वैसे ही रात में सोया था सीधा साधा, सवेरे एरोगेंट हो गया क्या? एक साल के भीतर सारी उसकी एरोगेंसी, बंगाल में हार की वजह अभिषेक बनर्जी, बंगाल में टीएमसी की बुरी परफॉर्मेंस की वजह अभिषेक बनर्जी की एरोगेंस, एक साल में एरोगेंसी आई। ये क्या नरेशन है फर्जी का? मैं आपको बताता हूँ। मेरी तो बात हो रही थी, जो बागी हैं बहुत, उनसे भी कि आ जाओ। सब बोले थे नहीं हम तो इमोशनली दीदी के साथ हैं, ये है वो है। ये उसने बताया कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमको, आप तो टीएमसी छोड़ा है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ, आप लोग तो आएंगे इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप लोग ममता को अटैक कीजिए, दीदी को। इन्होंने कहा दीदी को अटैक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पे अटैक हो जाएगा। तो इनको मालूम था कि दीदी के बाद अभिषेक ही लेगा, तो उन्होंने कहा तुम इसको अटैक करो। ठीक, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो बताओ, कोई केस तो बताओ, उसके ऊपर कोई केस है, कुछ ऐसा है, कुछ हुआ है? बोला नहीं, क्या करें, वो करना पड़ेगा, ये है। मैंने कहा तो तुम्हें लोभ दिया गया, क्या दिया गया? तुम्हें डराया गया, तुमने हेरा फेरी की? उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ, लेकिन उन्हीं के बीच में से एक ने बता दिया कि किसके ऊपर क्या 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 हुआ। इसलिए देखो मजबूर है कीर्तिदा की कौरवे, उसमें कुछ हैं जो बालू माफिया वाले भी हैं भाई, कहा नहीं है। जब मुख्यमंत्री बैठा 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया, तो न जाने कितनी बार उसने घूस लिया होगा। एक बार पकड़ा गया, कितनी बार लिया होगा क्या मालूम। तो कौन नहीं बैठा हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर तो 40,000 करोड़ का था ना वाटर टैंक घोटाला। भाई
यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं जितने हैं, इसमें जिनको कहा जा रहा है कितनों ने लिया होगा क्या मालूम। तो एक बार तो लिए हुए, अगर वो पकड़ा गया तो कितने बार किया होगा उसने। तो ये सारी चीजें होंगी, केस तो इनके पास होता ही है। ये सबके ऊपर एक एक आदमी के ऊपर करके रखा। मेरे पे क्या करेंगे। किराए के घर पे रहता हूं दिल्ली में, मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, 4 धोती लेके आए, 4 धोती लेकर चले गए, स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए पांव में गोली खाई, क्योंकि आरएसएस वालों ने मुखबरी कर दी कि यहाँ बैठे ये मीटिंग कर रहे हैं, फिश प्लेट निकाल रहे हैं, क्योंकि असला 1942 में कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था, सुल्तानगंज में थे। वो अंग्रेज आए, इनमें से मुखबरी की किसी एक ने, आए, गोली मारी, ये गिरे, इनका माथा लगा पटरी पे, 6 लोग मरे, इधर उधर तितर बितर हो गया। जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेज सिर्फ इनका कप्तान, एसपी और कलेक्टर हुआ करता था गोरा, बाकी सब तो देसी होते थे। तो जब ये लोग सब चले गए तो उन्होंने कहा कि भागो तो मर गए, भागो तो मर गया। तो उन्होंने कहा नहीं, हरकत तो हो रही है। तो तब चमड़े का जूता सुखाया जाता था, पानी फेंका जाता था, उन लोग का स्टाइल था उस समय का, तो वही था अवेलेबल। जग गए तो उन्होंने कहा भागो तो आजाद भागे। तो उनका नाम भागवत झा था, वो भागवत झा से भागवत झा आजाद हो गया। तो ये लोगों ने खाया, 150 कोड़े खाए उन्होंने पीठ पर, 6 बार जेल गए अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो हमारे पास कुछ नहीं, फक्कड़ थे, फक्कड़ गए। मेरे पे क्या करेंगे, ईडी, सीबीआई, आईटी क्या लगाएंगे। इनकम टैक्स मैं देता हूं, जीएसटी मैं भरता हूं, 2 नंबर का काम करता नहीं, कोई शौक मुझे है नहीं, घर से मुझे किराया मिलता है, मैं किराए से बड़ा खुश हूं। वो भी मेरे नाना ने दिया, माँ से मैंने कहा, माँ को दिया था, माँ से कहा कि भाई ये तुम कीर्ति को दे दो, माँ ने तुरंत मुझे लिख करके दे दिया, फैमिली सेटलमेंट में मुझे मिल गया। तो ये है खेल। तो मेरे पे भी हुआ, मुझे भी कहा गया, प्यार से भी कहा गया, दबाव भी डाला गया। तो मैंने कहा भाई मैं दबाव में किसी भी डाल जाऊं, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं गद्दारी नहीं कर सकता, पीठ पे खंजर नहीं भोग सकता उसके लिए जिसने मुझे उठा करके यहाँ पे खड़ा किया। लेकिन ईमानदारी मेरे खून में। मैं आखिर में एक निवेदन करूंगा कि तैयार रहिएगा। मदन मित्रा ने भी कहा था कि मैं दीदी को नहीं छोड़ूंगा। अब मदन मित्रा जो है, देखिए मदन मित्रा बेचारे ने कहा कि पार्टी उल्टी कुछ भी कहीं जाए, हमारे लिए दीदी है, दीदी जहां है वही हमारी पार्टी है, सब दीदी है। वो तो वफादारी मैंने इंडोर्स किया, मुझे अच्छा लगा। मैं सुन करके मैंने कहा कि ये होता है नेता का, कुछ नहीं, दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, रहेंगे। और आज उनके यहाँ भी ईडी का लगा हुआ है। हाँ, 7 ठिकानों पर है। हाँ, मदन मित्रा के एक कौन सा मंत्री है, कौन तापस रॉय या कोई करके नाम है, जिसके बारे में शुभेंदु बोला कि ये चोर है, ये है, इसको अंदर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, आज कैबिनेट में है साथ में। ये तो खेल है बीजेपी का। देखिए नैतिकता खत्म, मोरालिटी बोलते हैं, मोरालिटी इस 12 सालों में राजनीति के अंदर मोरालिटी खत्म हो गई, खत्म हो गया। नहीं तो अगर चोर कहा तो आपको तो मान लेना चाहिए वो कैबिनेट में हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो गली गली में कहा जाता है, मौसेरे भाई बताया जाता है ना। हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई। तो फिर तो कैबिनेट में तो बनने चाहिए, फिर रहने चाहिए। बस चर्चा सारी खत्म। हम आपको मतलब बहुत टाइम लिए, लेकिन एक बात में एक सवाल आखिर में, थोड़ा सा अंतर्मन की बात, कभी आपको अफसोस नहीं होता है? क्योंकि मैं मतलब बाबा, आपके बाबूजी, उनको भी, उनके विचार को, और अभी आपने चर्चा भी कर दी, उस वैचारिक पृष्ठभूमि से आने वाला आजाद इन जो है मैसेंजरों के जो खुफिया जानकारी लीक करते थे, इनकी पार्टी में गए आप, कुछ भी दिन गुजारे, क्या उसका अफसोस नहीं होता है कि बाबा के विचार, आजाद आजाद कहां इन जो है इनके चंगुल में फंस गया? मैं आपको बताता हूँ। मैं गया, थोड़ा राम मंदिर को लेकर बहुत प्रभावित था। मैं मिथिला की भूमि से आता हूँ, सीता माँ के जन्म स्थान से आता हूँ, ठीक। और उतनी जानकारी मुझे थी नहीं, क्रिकेट खेलता था, पढ़ा लिखा हुआ अच्छा हूँ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की, रोड स्कॉलरशिप मिल रही थी मुझे, इंडियन टीम में नाम आ गया तो छोड़ दिया, मैं गया नहीं पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। मेरे पिताजी ने जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, उनको पता लगा, न्यूज में आना शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि ये आए, पप्पू घर आएगा, मेरा घर का नाम पप्पू है, मैं पप्पू नहीं हूँ ऐसे, नाम पप्पू है, ये घर आएगा
तो बोलना हमसे मिलेगा। हम आए प्रैक्टिस करके, इन्होंने हमसे बोला क्या बहुत काबिल हैं आप, गेट आउट। गद्दारों के साथ जा रहे हो जिनके कारण से मुझे पैर में ये गोली लगी, मैं 6 बार जेल गया और 150 कोड़े, गेट आउट ऑफ दिस हाउस। माँ वही थी, तो माँ ने कहा आप इसको भेज रहे हैं, इसकी बीवी 2 बच्चा छोटा छोटा 3-3 साल 4-4 साल का है, कहाँ लेकर के जाएगा? बोला नहीं ये लोग नहीं जाएंगे, ये गद्दार जाएगा, ये बच्चे लोग मेरे खानदान को आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं बढ़ाएगा, निकालो इसको। और मुझे घर से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मैं निकला, 4 महीने अपने दोस्त के यहाँ रहा, एमएलए बना, 6 महीने बाद मुझे घर मिला। उसके बाद मैं बीवी और बच्चों को लेकर के गया। माँ ने कहा मत ले जाओ, क्यों ले जा रहे हो, कैसे तुम करो? मैंने कहा नहीं माँ, पापा ने कहा है तो मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मैं समझने लगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें बीच में हुई जिसने मुझे बताया और समझाया कि यह हमने बहुत गलत किया। और उदाहरण उसका आ गया, क्योंकि मैं कभी तो इनके शाखाओं में जाने वाला आदमी था नहीं। हाँ, कुछ एक बार अवश्य गया था गुरु दक्षिणा इन जगहों पर, झूठ नहीं बोलूंगा, उन सब जगहों पर गया। मोस्टली तो ये होता है कि पैकेट कितना मोटा है ये बहुत आवश्यक है। हाँ। तो मैं इनके यहाँ गया, लेकिन मुझे तब पता लग गया जब मैंने जेटली का उजागर किया ना भ्रष्टाचार। मन में तो थी बात, लेकिन जब उजागर किया ना भ्रष्टाचार, तो इसको उन्होंने उजागर नहीं होने दिया, मुझे निकाल दिया। सरकारी कागज दस्तावेज थे, जो इंक्वायरी थी सबको खत्म कर दिया सरकार में आने के बाद। जैसे जो लोग धुल जाते हैं ना, वॉशिंग मशीन से आ जाते हैं तो सब सफेद हो जाते हैं, उस तरीके से वो सफेद रहा, क्योंकि उसके पास वो इनका केस देख रहा था गुजरात में। आप समझ सकते हैं कौन केसेस थे। तो मैं गया, तो मेरे मन में ये बात तो थी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ग्लानि भी है उस विषय पर। कई बार सोचता हूं मैंने क्यों ऐसा किया। मैं देश के लिए खेला, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, मैं देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिलकर के वर्ल्ड कप जीता। हिंदुओं में हम लोग थे, मुस्लिम में किरमानी था, सिख में बलिंदर सांधू था, और ईसाई में रॉजर बिनी। ये हमारी टीम थी। कपिल देव की कप्तानी थी, उसमें सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, मदन लाल, ऐसे बड़े सरीके, दिलीप वेंकसरकर, यशपाल शर्मा तो अब हमारे बीच नहीं रहे, हम सब थे। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे मन में क्या हुई। लेकिन आज मैं जहां आया हूं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे घर भेज दें, किसी को भेज दें, मुझे उठा ले जाए, मेरे पर कोई केस लगा दें, मैं जाने को तैयार हूं। इस स्थिति में भी जाने को तैयार हूं जो बैठ नहीं सकता, लेट जाऊंगा जगह जेल के सेल में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आखिरकार यही बात हुई, आखिरकार बाबा ही सही है। मतलब ये बाकी लोगों के लिए भी कहता हूं, उन विचारों पर यकीन रखिए जो आपको मिले हैं विरासत में, अगर वो विचार उतने दृढ़ हैं। और मुझे गर्व है इस कार्यक्रम के अंत में कि मेरे साथ इतना स्पष्ट वक्ता और दिलेर पप्पू बैठा है, गप्पू नहीं बैठा। पप्पू मुझे पप्पू चलेगा, पप्पू मेरा, मैं बड़े भाई रूप में अपने पप्पू को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन गप्पू को मैं किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है। सच बोलने वाला, दिलेर, हिम्मती पप्पू प्यारा है। बड़ा भाई मान ही लिया तो आपने तो मानिए न्यूज लॉन्चर से आप मिसाइल लॉन्च करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा है, मैं देखता हूं आप तो 1 घंटे के अंदर लाखों में चले जाते हैं। ऐसे ही चलते रहिए, बढ़ते रहिए, देश के लिए करते रहिए। जो सच बोलता है ना, वह उसको सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए आपका प्रताड़ना भी पराजित नहीं होगा, प्रताड़ना भी झेल लिया जाएगा, लेकिन जीतेंगे, आखिर जीतेंगे लोकतंत्र में हम लोग ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।